गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे अध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं, केंद्र और राज्य संबंध। अब तक हमने संघवाद की विशेषताएं, इसके अलावा भारत के अंदर संघवाद को कैसे प्रचारित किया गया, किस प्रकार भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, किस प्रकार भारत के अंदर कामकाज की भाषा को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी बनाया गया और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी राज्यों को जो है राजकीय काज करने की छूट दी गई। अब हमारे पास प्रश्न यहाँ पर नया उठता है कि भारत के अंदर जो केंद्र और राज्य सरकार है उसके संबंध कैसे हैं। इन संबंधों को अगर हम 1990 तक देखें, यानी कि 1952 के पहले चुनाव से लेकर के 1995 तक के अगर चुनाव तक अगर हम देखें और उसके बाद में 1996 से लेकर के और आज तक देखें, दो भागों के अंतर्गत हम केंद्र और राज्य के संबंध का यहाँ पर आंकलन कर सकते हैं कि 1952 के अंदर पहला जो आम चुनाव हुआ, उसके बाद से लेकर 1995 तक भारत के अंदर जो है केंद्र सरकार के रूप में कांग्रेस पार्टी का एक वर्चस्व रहा था और दूसरे जो स्टेट्स होते थे वहां भी राज्य सरकारों के अंदर कांग्रेस पार्टी ही ज़्यादा जो अस्तित्व में रहती थी। 60% से ज़्यादा जो है सरकारें जो है राज्यों के अंदर भी किसकी बनती थी, केंद्र की बनती थी। तो ऊपर भी जो है एक ही सरकार जो बनती थी, एक ही दल की प्रधानता वहां पर होती थी और केंद्र सरकार को किसी दूसरी क्षेत्रीय पार्टी का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती थी। उसका एक प्रकार का वर्चस्व था। संघ सरकार के अंदर जो है बहुमत की सरकारें बनती थी, या हम ये कह सकते हैं 1952 से लेकर के 1995 तक एक ही दल के बहुमत की क्या बनती थी, सरकारें बनती थी। इसलिए क्या होता था, राज्य सरकारों को जो है जब भी मर्जी आता था सरकार केंद्र की अपने स्वार्थ के लिए क्या कर सकती थी, भंग कर सकती थी। राष्ट्रपति का क्या लगा सकती थी, राज्यों के अंदर शासन लगा सकती थी। आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार जो है 1975 के अंदर आपातकाल की स्थिति थोप करके 9 से अधिक राज्यों के अंदर जो है वहां की गैर कांग्रेसी सरकारों को इंदिरा गांधी ने भंग कर दिया था, वहां जबरदस्ती राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। तो इससे हमें यह पता लगता है कि काफी समय तक हमारे यहाँ पर एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन होता था। तो इसका व्यवहारिक मतलब यह हो कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त जो इकाई थी संघ की, उसके अंदर अपने अधिकारों का ज्यादा प्रयोग किया नहीं और केंद्र सरकार ने भी राज्य के अधिकारों की जो अनदेखी की है। तो वो स्तर हमारा कब तक रहता है, 1952 से रहकर के 1995 तक। उसके बाद में एक नया स्वरूप आया भारतीय राजनीति में 1996 से लेकर के आज तक, जिसको क्या बोला जाता है, गठबंधन। क्या बोला जाता है, गठबंधन सरकार। यानी कि जब किसी भी सरकार को केंद्र के अंदर या राज्य सरकार के अंदर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उसे दूसरी पार्टी का समर्थन लेना पड़ता है और इस प्रकार दो या दो से अधिक पार्टियां जब मिलकर के किसी भी सरकार का गठन करती है तो उसे क्या बोला जाता है, गठबंधन सरकार। एक नया शब्द अस्तित्व में आ गया भारतीय राजनीति में। इस शब्द का नाम था गठबंधन सरकार और भारत के अंदर दो ग्रुप बन गए गठबंधन सरकार के। एक तो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और दूसरा क्या बना, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसको तो क्या बोला गया, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और इसको क्या बोला गया, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और ये सरकारें अब तक, क्योंकि अब भारत के अंदर जो मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी हुई है वो किसकी है, एनडीए गठबंधन की थी। और 10 साल तक लगातार मनमोहन के नेतृत्व में चली, वो कौन सी गठबंधन की थी, यूपीए की। तो केंद्र और राज्यों के जो संबंध है उसके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव जो है आए हैं और उसमें बदलाव आने की जो स्थिति थी वो 1995 के बाद से ज्यादा देखने को मिलती है। और इससे क्या हुआ, सत्ता के अंदर राज्यों की साझेदारी क्या हो गई, बढ़ गई। क्षेत्रीय दलों का केंद्रीय सरकार में हस्तक्षेप क्या हो गया, बढ़ गया। और इससे एक नई प्रवृत्ति जो है पनपी और इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना जो है केंद्र सरकार के लिए क्या हो गया, मुश्किल हो गया। दो चीजें होगी, तो गठबंधन की सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है राज्यों को मनमाने तरीके से जो सरकारें भंग की जाती थी उसके ऊपर भी क्या कर दिया गया, रोक लगा दी गई। तो इस प्रकार जो केंद्र और राज्यों के संबंध है उसके अंदर क्या आता चला गया, बदलाव आता चला गया। ये आप यहां देख सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था जो भारतीय जो जनगणना थी उसमें भारत में 121 भाषाएं हैं, उनमें से 22 को हमने जो है महत्वपूर्ण सूची के अंतर्गत रखा है और ये भाषाएं वो आपको यहाँ पर दी गई है। जिन भाषाओं को जो है महत्वपूर्ण जो है स्थान दिया गया है, तो 2001 की जनगणना के अंदर 50% से भी कम है और 44% लोग जो है हिंदी मातृभाषा का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में मैंने आपको भाषा पुनर्गठन का आधार भी यहाँ पर बताया था। अब बात आ जाती है हमारे पास, नेक्स्ट जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण दो प्रकार के सत्र होते हैं, एक तो होता है केंद्रीयकरण, एक तो क्या होता है केंद्रीयकरण और दूसरा क्या होता है विकेंद्रीयकरण।
विकेंद्रीयकरण। यहां पर तो जो सत्ता होती है उसका एक ही स्तर होता है, एक केंद्र हो, सत्ता का क्या हो, केंद्र एक हो, सत्ता का एक केंद्र हो। और यहां पर सत्ता जो है विभिन्न सत्रों पर बटी हो। किस पर बटी हो, विभिन्न सत्रों पर। यानी कि जहां पर सत्ता का एक ही केंद्र हो उसे तो क्या बोला जाता है, केंद्रीयकरण व्यवस्था। जहां पर शक्तियां जो है विभिन्न सत्रों में बटी हुई ना हो। विकेंद्रीकरण किसको कहा जाता है, जहां पर सत्ता का एक से अधिक केंद्रों में क्या हो, बटाव हो, बंटवारा किया गया हो। तो अगर हम भारत के अंदर इस व्यवस्था को देखें तो भारत में केंद्रीयकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भारत में विकेंद्रीयकरण है, क्योंकि हमने सत्ता को 3 स्तर पर विभाजित किया है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। तो भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो भारत एक बहुत विशाल देश है और भारत के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो यूरोप के देशों से बड़े हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। किससे बड़ा है, रूस से बड़ा है। और अगर महाराष्ट्र की हम बात करें, किसकी बात करें, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र जो है वो किसके बराबर है, जर्मनी के बराबर है। अगर भारत की जो जनसंख्या है विश्व में दूसरे नंबर पे आती है चाइना के बाद। तो अब सबसे बड़ी जो समस्या ये हुई भारत के अंदर कि भारत जो है राज्यों के अंदर भी जो है सत्ता को क्या किया जाए, या बांटा जाए। जैसे कि हमने देश के अंदर सत्ता को बांट दिया केंद्र और राज्य सरकार में। अब बात ये आ जाती है कि भारत के राज्य भी बहुत बड़े, मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। ये अगर यूरोप के बहुत से देशों के बारे में देखेंगे तो जर्मनी जो है उससे और जो है रूस से बड़े हैं। तो फिर हमारे लिए भारत के अंदर संघीय जो सत्ता है उसकी साझेदारी का एक और स्तर बढ़ाने की जरूरत हुई, जिसके अंदर तीसरा स्तर आ गया। और वो स्तर क्या था, स्थानीय स्तर। कौन सा स्तर था, स्थानीय स्तर। और ये कहां पर आया, गांवों में और शहरों में। शहरों में तो इसके दो रूप है, नगर निगम और नगर पालिका। क्या होती है, नगर पालिका। गांवों के अंदर अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, गांव के अंदर, तो गांव में इसके 3 स्तर है, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। तो ग्राम स्तर पर जो बनती है उसको तो हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पर जो बनती है उसको क्या बोला जाता है, ब्लॉक समिति। और जिला स्तर पर जो बनती है उसको क्या बोला जाता है, जिला परिषद बोला जाता है। यानी कि भारत के अंदर सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यह तर्क दिया गया था, क्या तर्क दिया गया था कि राज्य सरकारों के पास भी काम बहुत ज्यादा है। तो क्यों न बहुत जो छोटे छोटे जो क्षेत्र है, छोटे छोटे जो गांव और शहर जो जिले हैं उनका भी विकास किया जाए। तो क्यों न राज्य सरकार जो है कुछ अधिकार किसको दे दे, स्थानीय सरकार को भी दे दे, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र का क्या कर सके, विकास कर सके। तो भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया था। इसके फलस्वरूप 3 सत्रों की सरकारों का ढांचा भारत में सामने आया। और इसमें जो तीसरा स्तर है उसको क्या बोला गया था, स्थानीय शासन बोला गया। तो विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी फिर क्या कर ली गई, स्वीकार कर ली गई। और उसके लिए भारतीय संविधान के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया 1992 के अंदर। और एक नई सूची जो है डाली गई, जिसे हम कौन सी सूची बोले जाते हैं, 9वीं अनुसूची। कौन सी सूची बोला जाता है, 9वीं अनुसूची। इसके तहत जो है पंचायती संस्थाएं और नगर पालिका एक नया जो है अनुसूची डाल दी गई, जिसके तहत जो है स्थानीय जो सरकार है उसको क्या किया गया, मान्यता दी गई। ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाओं की क्या की गई, स्थापना की गई। और इन्हें सीधे किसके नियंत्रण में रखा गया, राज्य के नियंत्रण में रखा गया। तो इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से उस टाइम चुनाव नहीं करवाए जाते थे और ना इनके पास अपना कोई अधिकार था, ना संसाधन थे। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण उस टाइम तक क्या रहा, 1992 से पहले नाम मात्र का था। किसका रहा, नाम मात्र का था, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग है वो समय पर चुनाव नहीं करवाता था। तो इसको जो है संवैधानिक रूप दिया गया। इस नाम मात्र को वास्तविक रूप देने के लिए भारतीय संविधान के अंदर 1992 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को क्या किया गया, ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। और उसको प्रभावी बनाने के लिए भारतीय संविधान के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। पहला बदलाव, सबसे पहला बदलाव तो क्या था, नियमित चुनाव होंगे इनके, जो पहले नहीं होते थे। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि वो प्रावधान कौन से हैं जिनके तहत 1992 के अंदर संवैधानिक जो संशोधन करके पंचायती संस्थाओं और नगर पालिकाओं को ज्यादा अधिकार दिए गए।
उन्हें वास्तविक लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाएगी। तो पहला तो क्या है, नियमित चुनाव, यानी कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं 5 साल में, इसी प्रकार पंचायती राज के भी क्या होंगे, चुनाव होंगे। दूसरा क्या हो गया, आरक्षण। पंचायती राज व्यवस्थाओं के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, जैसे कि उन्हें लोकसभा और राज्यसभा के अंदर मिला हुआ है। तीसरा क्या होगा, 1/3 जो है पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। किसके लिए आरक्षित किए जाएंगे, महिलाओं के लिए आरक्षित। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो थी, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण, और आज भी है महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में जो है 1/3 जो है स्थान आरक्षित है, जबकि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के अंदर नहीं है। इसके अलावा नंबर जो 4 जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है, राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र होगा। राज्य चुनाव आयोग का गठन, यानी कि राज्य स्तर पर एक राज्य चुनाव आयोग का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, जो एक स्वतंत्र जो है संस्था होगी, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रति क्या होगी, प्रतिबद्ध होगी। और नंबर 5 है, अब बात ये आ गई कि ये सारी चीजें कर देगी और जब पैसा ही नहीं होगा इसके पास तो फिर ये काम कैसे करेगी। तो फिर क्या हो गया, राजस्व का अधिकार भी दिया गया। किसका अधिकार दिया गया, राजस्व का, यानी कि कुछ कर ऐसे थे जिसको उगा करके जो स्थानीय जो सरकारें होती है वो अपना क्या कर सकती है, काम करवा सकती है। तो भारत के अंदर जो गांव के स्तर पर जो मौजूद जो स्थानीय प्रशासन है उसको क्या बोला जाता है, ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर के ऊपर जो स्थानीय शासन है उसको क्या बोला जाता है, ग्राम पंचायत बोला जाता है। और ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसको क्या बोला जाता है, सरपंच बोला जाता है। और सरपंच के अधीन जो वार्डों के जो मुखिया आते हैं, वार्ड के मुखिया को क्या बोला जाता है, पंच बोला जाता है। यानी कि जो ग्राम पंचायत होती है वो एक परिषद की तरह होती है। इसमें क्या होता है, एक सदस्य होता है जो इसका अध्यक्ष होता है, उस अध्यक्ष का नाम तो क्या होता है, सरपंच होता है। उसके बाद में गांव को किस में बांटा जाता है, वार्डों में बांटा जाता है, और प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति को चुना जाता है, उसको क्या बोला जाता है, पंच बोला जाता है। और उन सभी का जो पंच जो प्रधान होता है उसको क्या बोला जाता है, सरपंच बोला जाता है। और इस चुनाव के अंदर गांव और वार्ड में रहने वाले जो वयस्क लोग हैं, 18 वर्ष से ऊपर जिसकी उम्र है, वयस्क मताधिकार के तहत मतदान करते हैं। और जो यहाँ पर जो गांव स्तर के ऊपर जो फैसले लिए जाते हैं वो कौन लेती है, पंचायत लेती है। पंचायतों का जो काम है वो क्या है, ग्राम सभा की देख रेख में चलता है। और ग्राम सभा के अंदर सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। तो ग्राम पंचायत का बजट पास करने और उसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 से 3 बार क्या बुलाई जाती है, बैठक बुलाई जाती है। उसके बाद स्थानीय शासन का ढांचा जो जिला स्तर तक है, तो कई ग्राम पंचायतों को मिला करके, ग्राम पंचायतें कई होती हैं, उनको मिला करके क्या बनाया जाता है, ब्लॉक बनाया जाता है। और उस ब्लॉक स्तर के ऊपर जो स्थिति होती है उसको क्या बोला जाता है, ब्लॉक समिति बोला जाता है। और ब्लॉक समिति के सदस्य होते हैं वो किससे चुने जाते हैं, वार्डों से चुने जाते हैं। और इन वार्डों की संख्या जो है ग्राम पंचायत के वार्डों से क्या होती है, कम होती है। और ये मंडल स्तर पर होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ब्लॉक समिति या मंडल समिति भी बोला जाता है। और इसके सदस्यों का चुनाव भी मंडल स्तर पर किया जाता है। और किसी भी जिले, उसके बाद में जो जिसको हम पंचायत समिति भी बोलते हैं, और फिर किसी भी जिले की सभी जो पंचायत समितियां होती हैं उनको मिला करके जो तीसरा स्तर बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, जिला परिषद बोला जाता है। इसके अंदर भी किसका गठन किया जाता है, वार्डों का। और ये वार्ड जो होते हैं वो जो ग्राम सभा के जो वार्ड होते हैं और पंचायत समिति के वार्ड जो होते हैं उनसे बड़े होते हैं। इनके वार्ड क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है और जिला परिषद के अंदर उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद, विधायक और जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी शामिल होते हैं। जिला परिषद का जो प्रमुख होता है उसको जिला परिषद बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, जिला पार्षद बोला जाता है। जिला प्रमुख को क्या बोला जाता है, जिला पार्षद बोला जाता है। तो इस प्रकार जो स्थानीय शासन वाली जो संस्थाएं हैं वो शहरों में काम करती है। ये तो हमने ग्रामीण स्तर की। अब शहरों के अंदर कौन सी होती है, 2 होती है। शहरों की जो पंचायती होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है नगर निगम और दूसरी होती है नगर पालिका। तो नगर निगम जो होता है उसका मुखिया तो कहलाता है मेयर। नगर निगम का जो संवैधानिक जो मुखिया होता है, जो लोगों के द्वारा चुना जाता है, उसको तो क्या कहा जाता है, मेयर कहा जाता है। और नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं उसे क्या बोला जाता है, नगर पार्षद। उसको क्या बोला जाता है, नगर पार्षद बोला जाता है। नगर पालिका का जो प्रमुख होता है वो राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम में ऐसे पदाधिकारियों को मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसको क्या बोला जाता है, मेयर। तो जो स्थानीय सरकारों की जो ये नई व्यवस्था थी दुनिया के लोकतंत्र में अब तक का सबसे अनूठा एग्जाम्पल है।
अब तक का दुनिया का क्या है, सबसे अनूठा प्रयोग है। और नगरपालिका और ग्राम पंचायतों के करीब जो है 36 लाख लोगों का भारत के अंदर चुनाव किया जाता है स्थानीय स्तर पर, जो सबसे बड़ा होता है। यह संख्या अपने आप में ही दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। तो स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और भी मजबूत हो गई है, और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज को मजबूत किया। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम है। अनेक परेशानियां क्या कायम है कि पंचायत के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठक नियमित रूप से नहीं होती है। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार भी नहीं दिए। तो इस प्रकार स्वशासन की आदर्श स्थिति से अब भी हम क्या है, काफी दूर हैं। और इसी के साथ जो हमारे इस पाठ का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। आइए अब हम अभ्यास के इसके प्रश्नों के ऊपर क्या डालते हैं, कुछ नजर डालते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा अभ्यास का जो प्रश्न आता है यहाँ पर, भारत के खाली राजनीतिक नक्शे के ऊपर, भारत का जो हमारा खाली जो राजनीतिक जो नक्शा होता है उसके ऊपर जो है मणिपुर, सिक्किम और किसको दर्शाना है, छत्तीसगढ़ और गोवा को। तो आप भारत का मैप लेंगे और उसके अंदर आप बता देंगे कि कहाँ पर छत्तीसगढ़ है, कहाँ पर मणिपुर है, कहाँ पर सिक्किम है। इसके अलावा दूसरा एक खाली मैप आपको किसका लेना है, विश्व का मैप लेना है। उसके मानचित्र के ऊपर भी हम बताएंगे कि भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देश कौन से हैं, उसके ऊपर हमें रंग भरना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके अलावा हमने आपको और भी कुछ देश बताए थे जहां पर ऐसी व्यवस्था थी, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है। उसके बाद है भारतीय संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता बताइए। एक विशेषता क्या है, दोनों ही देशों की सरकारों के बीच जो है, केंद्र और राज्य के बीच क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। और भिन्न क्या है, बेल्जियम की सरकार के अंदर राज्य सरकारों को समान अधिकार प्राप्त है केंद्र के, किसी भी राज्य के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। लेकिन भारत के अंदर कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको विशेषाधिकार है, ये भिन्नता है। उसके बाद नंबर 4 है, भारत का जो शासन है वो संघीय और एकात्मक रूपों के अंदर मुख्य अंतर कीजिए। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 या 3 स्तर की सरकार होती है, तो भारत में कौन सी है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका और नगर निगम है। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर क्या होता है, पूरे देश के अंदर एक ही सरकार होती है और शासन का केवल एक ही स्तर होता है। उदाहरण अगर आप भारत से देंगे तो भारत एक संघीय शासन वाला देश है और इसके अंदर 28 से ज्यादा राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर पंचायती और राज संस्थाएं काम कर रही है। उसके बाद 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन की महत्वपूर्ण, अगर 1952 से पहले देखें तो 2 स्तर की सरकार थी भारत में, केंद्र और राज्य स्तर। लेकिन 1992 के अंदर 3 स्तर की सरकारें आ गई। कौन सी आ गई, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। उसके अलावा 1992 से पहले स्थानीय संशासन के जो चुनाव वो समय पे नहीं होते थे, 92 के बाद ये क्या होने लगे, समय पे होने लगे। उसके बाद नंबर 6 रिक्त स्थान को भरना है। अमेरिका, चूंकि अमेरिका खालिस्तान तरह का संघ है, तो कौन से तरह का संघ है, संघात्मक, इसलिए वहां सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत क्या है, शक्तिशाली है। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली जो है वो क्या है, एक तंत्रीय है। यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज्यादा क्या है, सुविधाएं प्राप्त है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो 7वां नंबर प्रश्न आता है। इसमें क्या है, भारत की भाषा नीति के नीचे 3 प्रतिक्रियाएं दी गई, इनमें से आप किसे ठीक समझते हैं। संगीता कहती है प्रमुख भाषाओं को समाहित करने से जो नीति से ने जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। दूसरी क्या होती है, अरमान कहता है कि भाषा के आधार पर समाहित करने से हमने राज्यों को जो है बांट दिया, इस कारण हम अपनी भाषा के प्रति सचेत हुए। तीसरा क्या कहती है, इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया है। तो अगर हम तीनों को अगर देखेंगे तो तीनों प्रतियोगिताओं में मैं संगीता की प्रतियोगिता जो प्रतिक्रिया है उससे ज्यादा सहमत हूं, क्योंकि विभिन्न भाषाओं को समाहित करने से देश की राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई है। हमने हिंदी के साथ साथ 21 अन्य भाषाओं को भी क्या दी है, मान्यता दी है और संविधान की 8वीं अनुसूची में उसको डाला गया है। उसके बाद है संघीय सरकार की एक विशेषता बतानी है, तो कौन सी विशेषता है, तो हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार की शक्ति विभिन्न सत्रों में बट जाती है। ये देखिए, ये आ जाएगा लास्ट वाला। अब उसके बाद में प्रश्न नंबर 9 आता है हमारे पास। इसमें हमें क्या देखना है कि भारतीय संविधान की सूची के अंदर कुछ विभिन्न सूचियां दर्ज की गई हैं। इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची वाले विषय, तो संघीय सूची में कौन सा आता है मैं बता देता हूं आपको, रक्षा आता है, अभी हमने देखा। इसके अलावा क्या आ जाता है, संचार आ जाता है और बैंकिंग आ जाती है। ये 4 तो तीन तो किस में है, संघीय में है। किस में है, संघीय सूची के अंदर, रक्षा, बैंकिंग और संचार। उसके बाद में दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा आता है, राज्य सूची। राज्य सूची में हमने किसको डाला था, पुलिस को डाला था और कृषि को डाला था। किसको डाला था, पुलिस को डाला था और कृषि को डाला था, इसके साथ में व्यापार को डाला गया था। उसके बाद में अब आ जाइए आप तीसरी के ऊपर, संवर्ती के ऊपर। संवर्ती में हमारे पास कौन सा आ गया था, एक तो शिक्षा आ गया था, विवाह आ गया था हमारे पास।
शिक्षा और क्या आ गया था, विवाह आ गया था, और वन। इसी के साथ हमारे इस पाठ का समापन होता है। इस पाठ के अंदर आए हुए समझाए गए सभी प्रश्नों को आप कॉपी में लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। थैंक यू।